आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ध्वनि प्रदूषण पे। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं जिससे ध्वनि का प्रदूषण होता है, इसके प्रभाव किस किन चीजों पे पड़ते हैं और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो आज इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जल प्रदूषण पे बनाया था, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके जल प्रदूषण पे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग ध्वनि प्रदूषण पे बात करना है। जैसा कि ध्वनि प्रदूषण को इंग्लिश में कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। ध्वनि वह तत्व है जिसका आभास हमारी कर्ण इंद्रियों से होता है। कर्ण इंद्रिय मतलब हमारे पास जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, जैसे आंख है, कान है, नाक है। तो आंख से हम देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, महक ले सकते हैं, और कान से सुन सकते हैं। तो कर्ण इंद्रिय मतलब कान के बारे में कहा जा रहा है कि ध्वनि वह तत्व है जिसका आभास हमारी कर्ण इंद्रियां यानी कानों से होता है। किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की अवांछनीय तीव्रता का शोर, यानी ध्वनि की जो अवांछनीय तीव्रता होती है उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, यानी नॉइस कहते हैं। जैसे कि आसमान से गुजरता हुआ हवाई जहाज। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जो आपके ऊपर से एक एरोप्लेन, जेट एरोप्लेन गुजर रहा हो, तो उसका जो शोर होता है वो बहुत तेज होता है, उसकी ध्वनि जो होती है वो बहुत तेज होती है, और वो आपको पसंद नहीं होती है। आप क्या करते हैं? कान पे हाथ रख लेते हैं। इसी तरह अगर आप किसी रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े हैं, रेलवे फाटक पे खड़े हैं और वहां से ट्रेन गुजर रही हो और वो अपना हॉर्न बजा रही हो, तो भी आपको वो उसका जो ध्वनि वो आपको पसंद नहीं आता है। आप अपने कान पे हाथ रख लेते हैं या दूर हो जाते हैं वहां से। ठीक है। तो इस तरह की जो ध्वनियां हैं जो हम लोग की निजी जिंदगी यानी डे टू डे लाइफ में सम्मिलित होती हैं, जिसको हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, शोर कहलाता है। अंग्रेजी का नॉइज शब्द जो होता है वो लैटिन के नाउजा शब्द से लिया गया है। इस अदृश्य प्रदूषण से कई गंभीर समस्याओं ने जन्म लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में असहनीय ध्वनि को प्रदूषण का अंग माना है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं यातायात के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है, और इसका कुप्रभाव मनुष्य के ऊपर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों पर भी पड़ता है। अभी हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने एक ग्रीन मफलर योजना चलाई है। ग्रीन मफलर क्या है कि जो गुड़हल के पौधे होते हैं, ये ध्वनि को अवशोषित करने वाले यानी साउंड एब्जॉर्बिंग करने वाले पौधे होते हैं। तो इनको उत्तराखंड सरकार ने रोड के किनारे किनारे लगवाया है, ताकि जो ट्रकों से और जो वाहनों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसको कम किया जा सके। तो इस परियोजना का नाम है ग्रीन मफलर परियोजना, और इसमें किसका प्रयोग किया गया है? गुड़हल के पौधों का। अब जैसा कि शोर एक आधुनिक समस्या नहीं है, 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पूर्व पुराने यूनान की साइबर नाम की कॉलोनी में लोगों को शोर को नियंत्रण करने के उपायों का पता था। उन्हें सुरक्षित निद्रा के लिए कानून बनाए थे, ताकि वहां के नागरिक शांतिपूर्ण निद्रा ले सके। जूलियस सीजर ने भी ऊंची ध्वनि पर प्रतिबंध लगाया था, और उन रथों के रात में चलने पर पाबंदी लगा दी थी जिनके रात में चलने से शोर होता था। यानी इसका मतलब है कि शोर क्या है, अभी अभी की समस्या नहीं है, ये पहले से ही हमारे जीवन काल में शामिल है। इसके पहले से भी जो इतिहास है उसमें भी इसका प्रमाण मिलता है। अब शोर ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा देख लेते हैं, जिसको कई जो विद्वान जन है उन्होंने अपनी अपनी भाषा में लिखा है। जे टिफिन के अनुसार शोर एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति को अवांछनीय लगती है और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। हैटल के अनुसार शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो थकान बढ़ाती है और कुछ औद्योगिक परिस्थितियों में बहरेपन का कारण बनती है। इसी प्रकार राय के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानव सुविधा, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है,
ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका शोर को एक अवांछनीय ध्वनि के रूप में परिभाषित करता है। एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया के अनुसार शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो व्यक्ति या समाज के लोगों के स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यानी कि एडवर्स इफेक्ट देती है। अब ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे डेसिबल में नापा जाता है। जैसे भार को किलोग्राम में नापा जाता है, लिक्विड को एमएल लीटर में नापा जाता है। ठीक है। भूकंप को रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। उसी तरह ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। मानवीय कान यानी कि जो हमारा कान है वो 30 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील है। यानी कि 30 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगे हमारा कान सुन सकता है, लेकिन सभी ध्वनियां मनुष्य को सुनाई नहीं देती। देसी का अर्थ है 10 और वैज्ञानिक ग्राहम बेल के नाम से बेल शब्द लिया गया है, इसीलिए इसको डेसीबेल कहा जाता है। कान की क्षीणतम स्वर्ण श्रव्य ध्वनि शून्य स्तर से प्रारंभ होती है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो अन्य पक्षियों को सुनाई देती है, अन्य जंतुओं को सुनाई देती है, लेकिन हम लोग को नहीं सुनाई देती है। जैसे कि कुत्तों में ये पाया जाता है कि उन्हें जो ध्वनि सुनाई देती है, जिस हर्ट्ज पे वो ध्वनि सुन सकते हैं, उस हर्ट्ज पे हम ध्वनि नहीं सुनते हैं। इसी तरह जो चमगादड़ होते हैं वो अपना शिकार रात्रि के अंधेरे में भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, उनके कान बहुत एडवांस होते हैं और उस ध्वनि तरंगों की मदद से वो क्या करते हैं, लोकेशन पा जाते हैं कि उनका जो शिकार है वो कितनी दूरी पे है और एकदम एग्जैक्ट हमला करते हैं। ठीक है। अब नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली ध्वनि के स्तर को दर्शाया गया है। एक तरफ इसमें स्रोत है, एक तरफ ध्वनि स्तर है जो कि डेसिबल में है। ठीक है। तो हम अगर श्वसन करते हैं तो उस समय 10 डेसिबल की ध्वनि होती है। पत्तियों की सरसराहट में भी 10 डेसिबल की ध्वनि होती है। अगर आप किसी से फुसफुसा के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि होती है। पुस्तकालय जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल मना होता है कि आप एकदम आराम से शांति से बैठ के पढ़िए अपना, तो वहां पे 40 डेसिबल की ध्वनि पाई जाती है स्तर। शांत भोजनालय में 50 की होती है। इसी तरह सामान्य वार्तालाप में 55 से 60 तक होती है। तेज वर्षा जब होती है तब भी 55 से 60 तक होती है। घरेलू बहस में 55 से 60 तक होती है। स्वचालित वाहन या घरेलू मशीनें में 90, जैसे कि आप घर में मिक्सी चला रहे हो या फिर वॉशिंग मशीन चला रहे हो या जो पानी वाला मोटर पंप होता है आप वो चला रहे हो, तो वो 90 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। बस के द्वारा 85 से लेकर 90 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। रेलगाड़ी की सीटी से 110 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये डिपेंड करता है कि आप रेलगाड़ी के इंजन जो वो सीटी बजा रहा है तो उससे कितनी दूरी पे खड़े हैं। अगर एकदम उसके ठीक पास में खड़े हैं तो 10 डेसिबल की ध्वनि महसूस होगी, और जैसे जैसे ध्वनि का स्रोत आपसे दूर जाता जाएगा उसकी क्षमता भी, ध्वनि का स्तर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तेज स्टीरियो यानी कि जो हम लोग गाना बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, उसमें 100 से 115 डेसिबल तक की ध्वनि का स्तर पहुंच जाता है। ध्वनि विस्तारक यानी कि जो लाउड स्पीकर होता है जिससे जो कि हम लोग उसमें यूज करते हैं वोटिंग के दौरान, लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, या फिर कहीं पे अगर रामायण लगा हो, या फिर जो मंदिरों पे या मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगे रहते हैं उससे जो ध्वनि निकलती है वो 150 डेसिबल तक होती है। सायरन जैसे कि एम्बुलेंस का सायरन, पुलिस की गाड़ियों का सायरन या फायर ब्रिगेड का जो सायरन होता है वो 150 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करता है। व्यावसायिक वायुयान जो होते हैं वो 120 से लेकर 140 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और रॉकेट इंजन जो अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है, वो 180 से लेकर 195 डेसिबल तक की ध्वनि क्या करता है, उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण के मानक, ठीक है। अब ये भी आता है कि ध्वनि प्रदूषण के मानक क्या होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ नॉइज पोल्यूशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार निद्रा अवस्था में आसपास के वातावरण में 35 डेसिबल से भी ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए, और दिन का शोर भी 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि आप जब सो रहे हो तो उस समय जो मानक है कि आप ऐसी जगह सो रहे हो जहाँ पे 35 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं हो, तो आपका जो निद्रा है वो आपको नींद अच्छी आएगी।
और दिन में अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग प्लेस है, ठीक है, तो वहाँ 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, यानी कहाँ-कहाँ से ध्वनि के प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण यानी शोर कहाँ-कहाँ से उत्पन्न होता है। इसको कुछ चीजों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है, परंतु प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत अल्पकालीन होता है तथा हानि भी कम होती है। जैसे कि बादल का गरजना, ये बादल बहुत तेज गरजता, बहुत तेज आवाज होती है, लेकिन ये कभी कभार होता है, साल में कभी कभार हो गया। जब बहुत तेज आंधी पानी आ गई, उस समय जो ध्वनि हवा की चल रही है, तो उस समय क्या हुआ, तो वो कभी कभार होता है। शोर के प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं आदि से मनुष्य असहज महसूस जरूर करता है, परंतु बूंदों की छमछम, चिड़ियों की करलव और नदियों झरनों की कलकल ध्वनि मनुष्य में आनंद का भी संचार करती है। मानवीय स्रोत, मानवीय स्रोत में क्या होता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण, परिवहन, परिवहन में आपके सारे आ जाते हैं, रेल यातायात, वायु यातायात, सड़क यातायात, खनन या कहीं भी खुदाई चल रही हो, खनन के कारण शोर की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। वस्तुतः शोर और मानवीय सभ्यता सदैव साथ रहेंगे। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख मानवीय स्रोत निम्न हैं। तो कुछ मानवीय स्रोत जो है वो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जो कि मानव द्वारा उत्पन्न है। जिसमें पहला है उद्योग। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वो ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं, क्योंकि कल कारखानों में चलने वाली जो मशीनों से उत्पन्न आवाज, गड़गड़ाहट इसका प्रमुख कारण है। ताप विद्युत गृहों में लगे बॉयलर, टरबाइन काफी ज्यादा शोर उत्पन्न करते हैं। अधिकतर उद्योग शहरी क्षेत्रों में स्थापित है, अतः वहां ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता अधिक है। इसी कारण उद्योगों का अब ऐसा नियम आने आ गया है कि आप उसको शहरी क्षेत्र में नया उद्योग नहीं लगा सकते। शहरी क्षेत्र से कम कुछ किलोमीटर जो उसको मानक है, उससे वो दूर होना चाहिए, ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो शहरी क्षेत्र में ना फैल पाए। फिर आता है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन में सारी चीजें आ जाती हैं, रेल, बस, आपकी पर्सनल व्हीकल, कार, ठीक है, ये सारी चीजें किससे आती है, परिवहन के साधन में आती है। ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण परिवहन के विभिन्न साधन भी हैं। परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनसे होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक क्षेत्र में होता है। वर्ष 1950 में भारत में कुल वाहनों की संख्या 30 लाख थी, जिसमें से 27,000 दो पहिया वाहन तथा 1,59,000 कार, जीप और टैक्सी और 82,000 ट्रक और 34,000 बसें थी। देश की प्रगति के साथ साथ 2011 तक भारत में कुल वाहनों का आंकड़ा 22 करोड़ हो गया है, जिसमें दो पहिया वाहनों की संख्या लगभग 17 करोड़ 60 लाख और चार पहिया वाहनों की संख्या 4 करोड़ 40 लाख है, जिसमें कार, टैक्सी, बसें और ट्रक शामिल हैं। ठीक है। अब हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है कि लखनऊ, उसमें केवल लखनऊ में ही 1 लाख से अधिक अधिक वाहन पंजीकृत हैं और वाहनों में प्रतिवर्ष 5 से 10% तक की वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब ये जितने भी तथ्य हैं, आप इसे आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे जैसे दिन साल बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनको अपने अपने ऑफिस पे जाना है। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रही है, कहीं ना कहीं स्कूल जा रही है, तो उनको वहां तक पहुंचना, अपने गंतव्य तक पहुंचना है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो बस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना स्व वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनके टू व्हीलर्स है या फोर व्हीलर्स है। ठीक है। इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया। अब इस्तेमाल जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी संख्या भी ज्यादा होगी, वाहनों की संख्या ज्यादा होने से सड़क पे जब ट्रैफिक लग जाता है तो शोर बहुत होता है। और वैसे भी जब वाहन चलते तो उनके साइलेंसर से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, धुएं के साथ क्या होती है, ध्वनि भी होती है, इंजन की भी ध्वनि होती है। ठीक है। आजकल कुछ ऐसे मोटरसाइकिल आए हैं, जैसे आप बुलेट देख लीजिए, रॉयल एनफील्ड की बुलेट आती है, उसका साइलेंसर का शोर इतना ज्यादा होता है कि अगर वो बगल से निकल रही हो तो शायद आप कान पे हाथ रख लें, इतना ज्यादा होता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, साथ साथ में ये सारी चीजें वायु प्रदूषण भी फैलाती हैं। अब बात करते हैं मनोरंजन के साधन। मनुष्य क्या करता है अपने मनोरंजन के लिए, जैसे कि किसी की शादी है तो उसने डीजे लगा लिया, किसी के यहाँ कोई धार्मिक कांड हो रहा है घर पे तो उसने क्या किया, लाउड स्पीकर लगा लिया। ठीक है। कहीं मंदिर पे लाउड स्पीकर लगा, मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगा है, तो इनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। आप देखेंगे कि विजयादशमी जब शहर में होती है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर पंडाल लगे होते हैं और पंडाल में बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, और जो फुल वॉल्यूम में जब तक लाइट रहती तब तक बजते रहते हैं। लाइट चले जाने के बाद तो स्वतः बंद हो जाते हैं, लेकिन लाइट आने पर पुनः
देर रात तक बजते रहते हैं। इसी कारण क्या हुआ है कि मैरिज हॉल जितने भी हैं उसमें डीजे बजाना 10 बजे रात के बाद अलाउ नहीं है, क्योंकि 10 बजे के बाद सभी लोग, अधिकतर लोग सोने जाते हैं, और जब डीजे का शोर होता है तो कभी कभी ये होता है कि आपके घर से थोड़ी दूर पे डीजे बज रहा होता है, लेकिन आपको उसका शोर कम सुनाई देता है, लेकिन उसकी थंपिंग जो होती है वो आपको सुनाई देती है। आपको आवाज नहीं समझ में आता है, लेकिन उसका जो बेस की थंपिंग होती है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, आपको सर दर्द होने लगता है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। निर्माण कार्य में क्या है कि विभिन्न निर्माण कार्यों में भी प्रयुक्त मशीनें, जैसे कि कभी आप ये देखिए कि कोई बिल्डिंग बनी है और उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें एक मशीन होती है जो जिसको इंसान पकड़ के बिल्डिंग के ऊपर लगाता है, और वो एक तरह से हैमर की तरह धड़ 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 करके जैसे चलती है, तो बहुत जोर आवाज करती है, और उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। साथ में कभी आप किसी मकान पे लेंटर लगते हुए देखिए, तो लेंटर लगने के लिए आजकल क्या चलता है, एक मशीन चलती है, गोल सी होती है, उसके अंदर गिट्टी और पानी सीमेंट ये सब डाल लेते हैं, वो मिक्स करती है, तो वो जनरेटर से चलती है, और जनरेटर बहुत ज्यादा आवाज करता है, और साथ में काला धुआं भी छोड़ता है जो वायु प्रदूषण के लिए कारक है। तो इस तरह निर्माण कार्य में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है। आपके घर, खुद के घर में कभी या किसी के यहाँ पे आप टाइल्स लगते हुए देखे होंगे, तो टाइल्स में क्या होता है कि टाइल्स लगाने के लिए कभी कभी कॉर्नर पड़ जाता है, तो वहां पे टाइल्स को काटा जाता है। तो टाइल्स काटने में जो मशीन होती है, उससे जब आप टाइल्स को आप काटते हैं तो इतना तेज मतलब ध्वनि होती है कि आपको अजीब सा लगता है, आप वहां से हट जाना चाहते हैं, आपके कान में वो ध्वनि चुभती है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो ये भी क्या है, एक तरह की ध्वनि प्रदूषण का ही जरिया है। फिर आते हैं आतिशबाजी। आप सब लोग देखते हैं कि दिवाली में कितनी ढेर सारी आतिशबाजी होती है। इस आतिशबाजी से ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। और इसके अलावा भी जब शादी होती है या किसी का कोई फंक्शन होता है, तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, बम पटाखे, रॉकेट दागना, ये सब चलता रहता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता रहता है, और साथ में वायु प्रदूषण भी होता है। बाकी सब रहे अन्य कारण, जिसमें विभिन्न सामाजिक राजनीतिक रैलियां, जैसे कि किसी ने राजनीतिक राजनीतिक रैली की, और उसको रैली में क्या करना है, लगातार अनाउंसमेंट करना है। तो उसमें कई ढेर सारे बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं कि रैली जो विशाल सभा को संबोधित करना है, तो उसके लिए वो बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं, उससे अब लगातार आवाज जो जो बोलते हैं वो निकलता रहता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण का एक कारण बनता है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशनों पर भी विशाल जनसंख्या के कारण जो शोरगुल होता है, उसके फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे कई ऐसे कारक हैं जो ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं, जैसे कम चौड़ी सड़कें। सड़क का कम चौड़ा होना भी क्या है, एक प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को बुलावा देता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि सड़क के किनारे जो सामान बेचने वाले होते हैं, ये अपना ठेला वहां लगा लेते हैं, और सड़क का एरिया कम हो जाता है, और फिर जब उसमें ट्रैफिक आता है, जब उसमें अपना कोई वाहन लेके जाता है, तो उसमें फंस जाता है, और उसमें पूरा जाम लग जाता है, और फिर सब लोग उसमें क्या करते हैं, हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी क्या होता है, बहुत ढेर सारा ध्वनि प्रदूषण होता है। अब तो हम लोगों ने देख लिया कि कितने प्रकार से ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। शोर से उत्पन्न प्रदूषण एक धीमी गति वाला मृत्यु दूत है, यानी स्लो एजेंट ऑफ डेथ है। ये तुरंत नहीं मारता, लेकिन धीरे धीरे मारता है। कैसे हुआ अभी हम लोग देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सामान्य प्रभाव, दूसरा है श्रवण संबंधी प्रभाव, यानी कि सुनने संबंधी प्रभाव, फिर तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, और चौथा है शारीरिक प्रभाव, यानी कि आपके शरीर में जो परिवर्तन होता है। पहले बात कर लेते हैं सामान्य प्रभाव पे। सामान्य प्रभाव ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है कि सामान्य प्रभाव मानव वर्ग को पड़ने वाले प्रभावों के अंतर्गत बोलने में व्यवधान, चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधान आना, इनसे संबंधित आफ्टर इफेक्ट एवं उससे उत्पन्न समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। श्रवण संबंधी प्रभाव में क्या होता है, ऑडिटरी इफेक्ट्स में क्या होता है। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि ध्वनि की तीव्रता जब 90 डेसिबल से अधिक हो जाती है, तो लोगों की श्रवण यानी सुनने संबंधी क्रियाविधि में विभिन्न मात्रा में श्रवण
क्षीणता होती है, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। निम्न कारकों पर आधारित होती है, जो कि शोर की अवबोध, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति तथा व्यक्ति विशेष की शोर की संवेदनशीलता। अब इसमें फिर से राजधानी लखनऊ के बारे में जिक्र है कि लखनऊ में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषणों के दुष्प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ऐसे लोगों पर शोध किया गया जो लगातार 5 साल से 10 घंटे से अधिक समय शोर के बीच गुजारते हैं। देखने में आया कि 55% लोगों की सुनने की ताकत कम हो गई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लगातार जब हमारे कानों में तेज ध्वनि या शोर का हम शिकार बनते हैं, रोजाना बनते हैं, ठीक है, तो हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो उनकी संवेदनशीलता कम हो जाती है। फिर अगर कोई हमें तेज से बोलता है तो ही हमें सुनाई देता, कोई नॉर्मल वॉल्यूम पे बोलता है तो हमें सुनाई नहीं देता है। इसमें ये भी है कि जो आजकल के बच्चों में नया ट्रेंड चला है कि वो लोग दिन भर ईयरफोन लगाए रहते हैं, गाना सुनना है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है, यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल वीडियो देखना है, तो वो लोग क्या करते हैं, हेडफोन लगाए रहते हैं। कोई मूवी देखनी है तो हेडफोन लगा के मूवी देखते हैं। तो ये हेडफोन भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बहरा कर रहा है। ये हेडफोन क्या होते हैं, सीधे सीधे कान के अंदर चले जाते हैं, अंदर तक पहुंच जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो ध्वनि जा रही है वो सीधे कान के पर्दे पड़ती है, और जो युवा पीढ़ी है वो तेज ध्वनि, तेज म्यूजिक सुनना पसंद करती है। अभी तो वो युवा है इसलिए उनको पता नहीं चला, लेकिन यही म्यूजिक बाद में उनके चिड़चिड़ेपन में, याददाश्त की कमजोरी में और हार्मोन इम्बैलेंस में भी भरपूर योगदान देती है। इसलिए सभी युवाओं से और मेरे खासकर मेरे प्रशिक्षुओं से मेरी गुजारिश है, आप हेडफोन का इस्तेमाल करें, लेकिन एक निश्चित समय में, एक निश्चित लिमिट को ध्यान में रखते हुए करें। कोई भी चीज अगर आप लिमिट से ज्यादा करते हैं, चाहे वो अच्छी ही चीज क्यों ना हो, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसा कि अगर पानी, जैसा आपको मालूम है कि दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, इस स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज अच्छी है तो इसकी एक निश्चित मात्रा है, 4 से 5 लीटर, मैक्सिमम 4 से 5 लीटर। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दिन में 6, 7, 8, यहाँ तक कि 10 लीटर पानी पी ले, तो उसके स्वास्थ्य पे क्या होगा, इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को दाल से, कि दाल से बहुत प्रोटीन मिलती है, और वो दाल अपने खाने में दाल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दे और लगातार इसका सेवन करता रहे, तो उसके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जिससे उसके घुटनों में, कमर में, इन सबों में दिक्कत होने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप लिमिट में करते हैं, ठीक है, तो वो आपके आपके और आपके समाज के लिए, आसपास परिवारजनों के लिए, सबके लिए सुरक्षित है। लेकिन अगर कोई भी चीज आप लिमिट के बाहर करते हैं तो वो आपके और आपके समाज और परिवारजनों के लिए असुरक्षित होता है। अब इसमें देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्यों में कई प्रकार के आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं। दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिकल मेंटल डिसऑर्डर, यानी न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। मांसपेशियों में तनाव तथा खिंचाव हो जाता है और स्नायुओं में उत्तेजना हो जाती है, ठीक है। शारीरिक प्रभाव देख लेते हैं। उच्च शोर के कारण मनुष्य विभिन्न विकृतियों एवं बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, उत्तेजना, हृदय रोग, आंख की पुतलियों में खिंचाव तथा तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव, अल्सर जैसे पेट एवं अतड़ियों के रोग आदि, ठीक है। विस्फोटक तथा सोनिक बम बूम के अचानक आने वाली उच्च ध्वनि के कारण गर्भवती महिलाओं के गर्भपात भी हो जाता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, खासकर गर्भवती महिलाओं को, कि जब वो गर्भ कर लेती हैं तो उन्हें शोर शराबे वाली जगहों से बचना है। उन्हें जहाँ पे डीजे बज रहा है उससे दूर रहना है, ठीक है। जहाँ पे कोई बहुत तेज शोर हो रहा है, यानी मूवी हॉल में नहीं जाना है। कहीं पे अगर किसी के घर पार्टी है, वहां पे अगर शोर हो रहा है, डीजे बज रहा है, तो वहां से दूर जाना है, क्योंकि वो जो शोर होता है वो उनको बहुत ज्यादा बेचैन कर देता है, और बॉडी तुरंत क्या करती है, अपने आप को बचाना चाहती है। तो बॉडी जब अपने आप को बचाना चाहती है तो उसमें जो बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल है, यानी कि जो विदेशी तत्व क्या है, बच्चा। बच्चा क्या है, वो बॉडी में अनवांटेड मटेरियल है। बॉडी क्या करती है, 9 महीने बाद तो बच्चे को निकाल ही देती है। तो उस समय बॉडी ये सोचती है कि वो खतरे में है, और खतरे में होने की वजह से वो उसके अंदर जो भी चीज एक्स्ट्रा है उसको डिस्चार्ज कर देती है, और तुरंत क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। इसलिए गाँव में भी आप लोगों ने सुना होगा
कि जो गाय या भैंस गर्भवती होती है, उसको लोग डंडा नहीं मारते हैं, उसको जोर से बोलते नहीं है, हाँकते नहीं है, नहीं तो क्या होगा, वो तुरंत क्या करेगी, अपना बच्चा तुरंत क्या करेगी, डिस्चार्ज कर देगी बॉडी से बाहर। वो ना चाहते हुए भी उसका बच्चा अपने आप क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर के खुद के अंदर की क्या है, ऐसी बनावट है, ऐसा नेचर ने हमको बना रखा है। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखो, जब उन्हें डर लग जाता है तो वो तुरंत क्या करते हैं, सुसु कर देते हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है। उसी तरह अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे होता है। ध्वनि प्रदूषण का संबंध व्यक्ति विशेष तथा मानव समुदाय दोनों से होता है, अतः इसका समाधान व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा शासकीय स्तरों पर किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण निवारक कार्यक्रमों में दो पक्षों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला पक्ष है ध्वनि तथा शोर के तीव्रता को कम करना, और दूसरा पक्ष है ध्वनि एवं शोर पर नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका स्रोत बिंदुओं पर ही ध्वनि को नियंत्रित करना है। कुछ उपायों के द्वारा ये चीज यहाँ बताई जा रही है, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तराखंड में वीडियो की शुरुआत में ग्रीन मप योजना चलाई जा रही है, जिसमें गुड़हल के पौधे लगाए गए हैं, जो कि नॉइज पोल्यूशन को कम करते हैं। महानगरीय क्षेत्रों में हरी वनस्पतियों की पट्टी विकसित की जाती है या की जा सकती है। जितने भी प्रेशर हॉर्न है जो बहुत तेज आवाज करते हैं, उनको बंद करना चाहिए। इंजन व मशीनों की मरम्मत वाहन मालिकों को लगातार करानी चाहिए, ताकि उनके वाहन से निकलने वाला आवाज और धुआं दोनों ही सीमित, मतलब नियत जो मानक है उस पर आधारित रहे। सही तरह से ट्रैफिक का संचालन हो एवं शहरों के नए इलाके बसाते समय सही योजना बनाई जाए। अब जो शहर के पुराने इलाके, उनको तो फिर से हम तोड़ के नया नहीं कर सकते, लेकिन अब जो हम शहर के नए इलाके बसा रहे हैं, उनका शहरी नियोजन यातायात का सही तरीके से करना चाहिए। अब नीचे यहाँ पे कुछ ध्वनि प्रदूषणों के मानक दिए गए हैं। वायु प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत 1 अप्रैल 1988 को ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण नियम 1986 के नियम 3 के तहत भारतीय मानक संस्थान ने ध्वनि प्रदूषण के लिए कुछ आधारभूत मानक निर्धारित किए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित तालिका में दिए गए मानकों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है। अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, तालिका है ध्वनि प्रदूषण के मानक स्तर। क्षेत्र है, एक में दिन है, एक में रात्रि है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल तक, रात्रि में 70 डेसिबल तक। व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल, रात्रि में 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र जहां हम लोग रहते हैं, हमारा घर है, दिन में 55 डेसिबल और रात्रि में 45 डेसिबल। शांत क्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल और रात्रि में क्या है, 40 डेसिबल तक। शांत क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, अस्पताल आ गए, शिक्षण संस्थान आ गए, न्यायालय आदि के चारों तरफ की 100 मीटर तक का क्षेत्र सम्मिलित होता है। ध्वनि प्रदूषण के मानक आंतरिक व बाह्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग होते हैं, जो नीचे दिए गए तालिका में है। तो भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत ध्वनि स्तर यहाँ पे है। आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत ध्वनि बाह्य ध्वनि स्तर ग्रामीण में होता है 25 से 35 डेसिबल, उपनगरीय में होता है 30 से 40 डेसिबल, नगरीय आवासीय में होता है 35 से 40 डेसिबल, नगरीय जिसमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों शामिल हैं 40 से 45 डेसिबल, नगरीय सामान्य में होता है 45 से 55 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में होता है 50 से 60 डेसिबल। इसमें अगला पार्ट है कि विभिन्न भवनों में स्वीकृत आंतरिक ध्वनि स्तर, यानी भवनों के अंदर जो ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए। रेडियो तथा टेलीविजन स्टूडियो में 25 से 35 ध्वनि स्तर का जो मानक है वो निर्धारित है। संगीत कक्ष में 30 से 35, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, सम्मेलन कक्ष में 35 से 40, कोर्ट, निजी कार्यालय तथा पुस्तकालय में 40 से 45, सार्वजनिक कार्यालय जैसे कि बैंक तथा स्टोर, मॉल्स, उसमें 45 से 50 और रेस्टोरेंट में 50 से 55।
तो इन सभी के बारे में हम इन लोगों ने बात कर लिया। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ये कैसे, इसके स्रोत कौन-कौन से हैं, कैसे फैलता है, मानव के ऊपर ये क्या प्रभाव डालता है, उसके कितने एस्पेक्ट हैं वो देख लिया, और ध्वनि के जो मानक हैं और नियंत्रण है वो कैसे कर सकते हैं उसको भी हम लोगों ने एक बार से अध्ययन कर लिया। अगर आपके कोई डाउट्स अभी भी रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ पूरी क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।